आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 2 नए साझेदारों का प्रवेश, जिसे हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स भी कह सकते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा परिचय देना चाहूँगा। थोड़ा ध्यान से सुनो बच्चों। किसी साझेदारी फर्म का विकास एवं विस्तार करने के लिए हमें अधिक पूंजी, ज्ञान, कुशलता और प्रबंधकीय चातुर्यता की आवश्यकता होती है। पूंजी की पूर्ति तो हम ऋण लेकर कर सकते हैं तथा किसी कर्मचारी की नियुक्ति कर हम प्रबंधकीय योग्यता और कुशलता की पूर्ति भी कर लेंगे। इन दोनों ही स्थितियों में जो नियुक्त व्यक्ति है वह हमारे लिए कर्मचारी ही होगा और उसकी ज़्यादा रुचि केवल वेतन प्राप्त करने में ही होगी। व्यापार की लाभार्जन क्षमता में कमी या वृद्धि से उसका कोई संबंध नहीं होता है और वह व्यापार के अधिक से अधिक लाभ कमाए, इसमें वह रुचि बिल्कुल नहीं लेता है और ना ही वह व्यापार के विकास के बारे में सोचता है। अब यहाँ बात आती है कि अब क्या किया जाए। तो इस स्थिति में किसी नए साझेदार को प्रवेश देकर हम इन दोनों ही पूर्ति को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और वह इस व्यापार को अपना व्यापार समझकर एक मालिक की हैसियत से कार्य कर व्यापार में लाभ कमाने का और लाभों में वृद्धि करने को हमेशा उत्सुक और तैयार रहेगा। इसीलिए हम अपनी फर्म में नए साझेदारों को प्रवेश देते हैं और यही हमारे इस लेसन का टाइटल है कि नए साझेदारों को प्रवेश क्यों दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्यों किया जाता है। साझेदारों के मध्य विद्यमान जितने भी समझौते होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाए तो इस स्थिति में उसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन निम्न परिस्थितियों में हो सकता है, यानी वो क्या कारण हैं जिनसे पुनर्गठन किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये 5 कारण हैं जिनके द्वारा हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करते हैं। पहला है नए साझेदारों के प्रवेश पर। जब साझेदारी व्यवसाय में किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाए। दूसरा है वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन कर दिया जाए या उनमें कोई परिवर्तन हो, यानी पुराने साझेदार जो वर्तमान वाले साझेदार हैं वे नए साझेदार को नहीं लाते हैं लेकिन वो अपने लाभ हानि अनुपात में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी हमें साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है वर्तमान साझेदारों के किसी एक व्यक्ति के अवकाश लेने पर। यदि 3-4 साझेदारों में से कोई एक साझेदार अवकाश पे जाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाएगा, क्योंकि उसे लाभ नहीं मिलेगा अवकाश पे जाने पर, तो बाकी के सदस्य अपनी साझेदारी का वापस पुनर्गठन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है साझेदार की मृत्यु होने पर, यानी किसी ABC साझेदार में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में बाकी के सभी साझेदार अपनी फर्म का पुनर्गठन करते हैं, यानी वह अपने लाभ विभाजन अनुपात का पुनर्गठन करेंगे। और लास्ट पॉइंट है 2 साझेदारी फर्मों के मध्य एकीकरण होने पर। इसका तात्पर्य यह है कि 2 साझेदारी फर्म का मतलब है एक फर्म A + B साझेदार की है और दूसरी फर्म C + D साझेदार की है। जब ये दोनों अलग अलग फर्में मिलकर एक नई साझेदारी बनाती है A + B + C + D, तो ये नई साझेदारी फर्म के लिए भी लाभ हानि अनुपात बांटा जाएगा। अब हम बात करेंगे नए साझेदारों का प्रवेश किस प्रकार व्यवसाय में साझेदारी फर्म में होता है। नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ है साझेदारी व्यवसाय में नए सदस्य का स्वामी के रूप में प्रवेश करना। वे कर्मचारी के रूप में नहीं आता है और साझेदारों की संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अतः भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार कहा गया है कि वर्तमान साझेदारों की सहमति से ही एक नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है, यानी सभी पुराने साझेदार अगर सहमत हो कि व्यवसाय में नया व्यक्ति आना चाहिए साझेदार के रूप में तो ही नए साझेदार को प्रवेश मिलता है। एक नया साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी हो जाता है, लेकिन
वह साझेदार बनने से पूर्व फर्म द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। फर्म के द्वारा की गई गतिविधि कार्यों के लिए वह जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन जब से उसने साझेदारी ग्रहण करी है उसके बाद के समस्त कार्यों के लिए वह भी अन्य साझेदारों के समान ही उत्तरदायी होगा। अब एक नए साझेदार के क्या क्या अधिकार हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। एक नए साझेदार के अधिकार। मुख्य रूप से एक नए साझेदार को दो अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला है फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, यानी व्यवसाय साझेदारी फर्म में जितनी भी संपत्तियां हैं वह उसमें हिस्सा पाएगा, प्राप्त करेगा, उसका अधिकार उसे होता है। दूसरा है फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। साझेदारी व्यवसाय में जब नया साझेदार प्रवेश लेता है तो बाद के जितने भी भावी लाभ होंगे उन सभी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार भी उसे प्राप्त होना चाहिए। ये दो अधिकार एक नए साझेदार के होते हैं। अब यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है कि संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए एक नए साझेदार जो धनराशि लाता है उसे पूंजी कहते हैं, तथा भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो साझेदार धनराशि लाता है उसे ख्याति या प्रीमियम कहते हैं। अब बात करते हैं नए साझेदारों के प्रवेश पर मुख्य समायोजन क्या क्या होते हैं। मुख्य रूप से 6 प्रकार के समायोजन हमें नए साझेदार के प्रवेश पर करने होते हैं। वह कौन कौन से हैं? पहला है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना, यानी हमें पुराने लाभ विभाजन अनुपात की जगह नए साझेदार के आने के बाद नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करनी होती है। दूसरा है त्याग अनुपात की गणना करना। त्याग अनुपात जो होता है वह पुराने साझेदारों का नए साझेदार के प्रवेश पर दिया जाने वाला अपना अंशों का त्याग होता है, जिसकी गणना की जाती है। फिर है तीसरा ख्याति का मूल्यांकन और उसका लेखांकन करने का कार्य। ख्याति कितने प्रकार की होती है, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है और उसको फिर लेखांकन किस प्रकार किया जाएगा, वह समायोजन भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर है 4th पॉइंट संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करना और दायित्वों का पुनर्निर्धारण करना। जब नया साझेदार आता है तो व्यवसाय की फर्म की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और सभी साझेदारों के दायित्वों का भी पुनर्निर्धारण किया जाता है कि किस किस साझेदार के अनुपात के अनुसार दायित्व का निर्धारण किया जाएगा। 5वां है संचय अवितरित लाभों व हानियों का समायोजन किस प्रकार किया जाएगा। और अंतिम है पूंजी का समायोजन करना। व्यवसाय साझेदारी फर्म में साझेदारों की पूंजी का समायोजन किस प्रकार किया जाएगा वह भी हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं जब एक नया साझेदार निर्धारित पूंजी की राशि नकद में लेकर फर्म में आता है तो क्या प्रविष्टि की जाएगी। स्टूडेंट आप इसे कॉपी में नोट आउट कर लें। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री के द्वारा हम ये देखते हैं कि नया साझेदार एक निर्धारित पूंजी की राशि नकद में फर्म में लेकर आता है। और जब एक नया साझेदार अपने स्वयं का व्यापार लेकर फर्म में प्रवेश करता है तब वह जो संपत्तियां लेकर आता है उसे हम डेबिट करेंगे और जिन दायित्वों को लेकर के आता है उसे हम जमा यानी कि क्रेडिट करेंगे और अंतर की राशि ही हमारे लिए क्या मानी जाएगी, पूंजी मानी जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान दें, यदि पूंजी की राशि पूर्व निर्धारित हो तो जितनी राशि पूंजी में कम पड़ती है उस राशि से हम रोकड़ खाते को डेबिट करेंगे। तो इसके लिए प्रविष्टि क्या होगी आप समझे। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमें करनी है। जब साझेदार
अपने स्वयं का व्यापार फर्म में लेकर प्रवेश करता है।